Good morning, students. So today we will study about the nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स हमने इसका थोड़ा सा हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया था। आपको ये ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? जो एसिड्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जैसे आपके डीएनए है, आरएनए है, तो इनको हम न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है ये भी हमने किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसके अंदर आपका 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, सेकंड आता है आपका इसमें 5 कार्बन पेंटोज शुगर पाई जाती है, और थर्ड मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेसिस पाए जाते हैं, और सभी जो है लिंक टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। फॉस्फोरिक एसिड हमने किया था H3PO4 पाया जाता है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप इसे हम कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट आपका शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। शुगर मॉलिक्यूल जो है इसमें वो आपकी राइबोज शुगर हो सकती है, C5H10O5, डिऑक्सी राइबोज हो सकती है, जैसे अगर आरएनए है, ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो उसमें कौन सी शुगर पाई जाएगी? राइबोज। अगर डीएनए की बात करेंगे हम तो वहाँ पर डिऑक्सी राइबोज, और दोनों ही जो है वो कैसी होती हैं? पेंटोज शुगर है, फर्नेस फॉर्म में पाई जाती है। फिर आपका आता है थर्ड चीज़ में हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो कैसे होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। जो आपके प्यूरिन्स हैं उसके अंदर आती है एडेनिन और ग्वानिन। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये इसको हम बोलते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन बेसिस साइक्लिक कंपाउंड है, देख सकते हैं आप यहाँ पे साइकिल या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। तो प्यूरिन के अंदर आती है आपके एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडीन 3 टाइप्स के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाएगी? फॉस्फोरिक एसिड, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इनकी लिंकिंग होती है। तो नाइट्रोजन बेसिस मॉलिक्यूल इज ज्वाइंट टू द शुगर मॉलिक्यूल बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमने पहले भी किया था कि जब भी शुगर मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं तो वो हमेशा क्या बनाएंगे? कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है यानी कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के साथ जब भी जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। और इसमें बताया गया आपको कि कहाँ पर ये बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? शुगर के फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन की फर्स्ट पोजीशन पर, नाइट्रोजन बेसिस की जो फर्स्ट पोजीशन है उनके बीच में ये क्या बनेगा? आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अभी हम देखेंगे आगे किस तरह से। तो आप यहाँ पर देखें, ये आपको बताया गया है 3 चीज़ें। हमने कहा ना कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है आपकी। फर्स्ट हमने पढ़ा क्या पाया जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड क्या है आपकी? शुगर मॉलिक्यूल्स, पेंटोज शुगर। थर्ड आपका क्या पाया जाएगा? प्यूरिन या पायरिमिडीन। तो यहाँ पर जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप है, फिर आपकी पेंटोज शुगर कौन सी यहाँ पर? राइबोज है, और आपका जो है नाइट्रोजन बेसिस कौन सा है यहाँ पे? एडेनिन, ठीक है। तो इनसे मिलकर जो बना आपका न्यूक्लियोटाइड उसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, एक ही मॉलिक्यूल है फॉस्फेट का, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन सिंगल, तो ये आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ये आपने ध्यान देना, ये है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसी तरह आपके डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। एडेनिन की जगह ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, राइबोज की जगह आपकी डिऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है। तो ये डिफरेंट होते हैं। ये आपको यहाँ पर एडेनिन और राइबोज का बताया गया है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक और चीज़ आती है। अगर हम क्या करें कि अभी हम सिर्फ फॉस्फेट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर आपका नाइट्रोजन बेसिस और शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता है, नाइट्रोजन बेसिस या शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या है? नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन बेस और साथ में क्या है? पेंटोज शुगर,
ठीक है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। लेकिन जब इसमें अगर हम फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ आ गया ना। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें आएंगी, नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में आपके 2 ही चीज़ें आएंगी, 2 ही मॉलिक्यूल आएंगे। क्या आएगा, एक आपका नाइट्रोजन बेसिस आएगा और एक आपका राइबोज शुगर आएगा। तो ये आपने अच्छे से करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में, ये भी आपने कर लेना है। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है न्यूक्लियोटाइड की। फॉर एग्जांपल जैसे एडेनिन राइबोज या एडेनिन, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे आपका एडेनिन है ना, तो एडेनिन राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ सकता है, एडेनिन डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ सकता है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है ये। ठीक है, इस तरह से मतलब क्या कि जब आपका नाइट्रोजन बेस और शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे कौन सी शुगर लगी है, डीऑक्सी। इसको शॉर्ट में हम डीऑक्सी राइबोसाइड भी बोल सकते हैं। और अगर आपका एडेनिन या आपका राइबोज जुड़ा है तो उसको हम एडिनोसिन बोल सकते हैं। आपका एडेनिन और डीऑक्सी राइबोज जुड़ा है तो डीऑक्सी एडेनोसिन। ग्वानिन और राइबोज जुड़ते हैं तो ग्वानोसिन बोलते हैं। और अगर आपका ग्वानिन और डीऑक्सी राइबोज जुड़ते हैं तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपका नाइट्रोजन बेसिस और राइबोज शुगर होंगे तो सिंपल उसको हम SINE लगाएंगे यहाँ पे लास्ट में। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, ग्वानोसिन। लेकिन अगर डीऑक्सी शुगर होगी तो यहाँ पर डीऑक्सी आगे लग जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो इस तरह से ये सारे आपके न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। और अगर न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाता है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और कहाँ पर जुड़ेगा फॉस्फेट, आपका 5th कार्बन पर। राइबोज शुगर की या पेंटोज शुगर की 5th कार्बन पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो कंपाउंड आपका क्या बन गया, वो बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे लिंकेज बताई गई है, ये इसके बीच की लिंकेज है और ये यहाँ पर बताया गया है। तो फिर जब आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर राइबोज शुगर होती है उसमें प्रेजेंट तो राइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसे ये राइबोज शुगर का है ना तो उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी तो डीऑक्सी राइबोटाइड बोलते हैं। तो इस तरह से आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपकी देयर आर 2 सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है एक तो आपके बनेंगे राइबोज शुगर के साथ और एक बनेंगे आपके डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ। ठीक है, जो यूरेसिल है फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ राइबोज सीरीज ओनली। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यूरेसिल जो है वो हमेशा राइबोज शुगर के साथ ही लिंकेज करती है। यूरेसिल कभी भी आपका डीऑक्सी राइबोज के साथ नहीं जाएगा। और थाइमिन जो है ऑलवेज लिंक करेगी विद डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, यूरेसिल बनेगा आपका किसके साथ, राइबोज के साथ, और थाइमिन बनेगी हमेशा डीऑक्सी राइबोज के साथ। और इसके अलावा एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो है वो दोनों शुगर के साथ लिंकअप कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो भी आपका बनेगा उसकी नेमिंग जो होती है वो कैसे होती है कि आफ्टर द नाइट्रोजन बेसिस, कौन सा उसमें नाइट्रोजन बेसिस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए आपको न्यूक्लियोटाइड, जैसे एडिनाइलिक एसिड या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ से हमें पता चला है कि इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर किया, इसमें एडेनिन भी है और एक फॉस्फेट है। ठीक है, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे शुगर जो है आपकी कौन सी है, राइबोज शुगर। अगर एडेनिन के साथ यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर होती तो फिर यहाँ पे डीऑक्सी आगे हमने ऐड करना था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होना था, ये इस तरह से इसको हमें लिखना था DAMP, तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होना था। वैसे ही अगर आपका ग्वानिन और राइबोज शुगर है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो क्यों लिखा है, क्योंकि एक ही फॉस्फेट है। अगर डीऑक्सी शुगर होता तो यहाँ पे आना था डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से आपका साइटोसिन है तो साइटोसिन के भी दो बन सकते हैं, राइबोज शुगर के साथ भी और डीऑक्सी के साथ भी। ठीक है, लेकिन थाइमिन का भी हमने पढ़ा ना कि थाइमिन जो है वो सिर्फ किसके साथ बनाएगी, आपका डीऑक्सी के साथ, डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ ही बनेगा। तो इसलिए इसका जो है थाइमिन का एक ही न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बनता है, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। और यूरेसिल का भी एक ही बनेगा, वो भी हमेशा राइबोज के साथ ही बनाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेसिल के, उसको यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं इसको। तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स थे, यहाँ पर फंक्शंस हैं, ये आप करें और डिफरेंसेस करें।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब हम करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल, अभी तक हमने माइक्रोमॉलिक्यूल किए, अब हम करेंगे नेक्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, जिनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो ज़्यादा होता है। इसमें आता है आपके पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल इसमें आते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल में। तो फर्स्ट हम करेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स, ये सब आपके थे वो माइक्रो में आते थे। ठीक है, लेकिन पॉलीसेकेराइड जो है वो ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनका लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। 6 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट जब जुड़ते हैं तो उसको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। और आपस में जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस प्रोसेस में वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स की टाइप्स हम देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या है, होमो मीन्स सेम, सिंगल टाइप के। अगर आपकी पॉलीसेकेराइड में सभी के सभी मोनोसेकेराइड यूनिट एक ही टाइप के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड। इनके एग्जाम्पल जरूर याद करना है आपने, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, ग्लाइकोजन क्या हमने बोला कि होमोपॉलीसेकेराइड है। क्यों बोला होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट ही जुड़ते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड, हमने कहा ना कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि आपके 6 से ज़्यादा मॉलिक्यूल उसमें जुड़ते हैं मोनोसेकेराइड्स के। तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड कौन सा जुड़ रहा है, ग्लूकोज जुड़ रहा है, और सभी जो है वो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज ग्लूकोज। तो एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। ग्लाइकोजन इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ग्लाइकोजन पे एक शॉर्ट नोट तैयार कर लें, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ये ब्रांच्ड होता है, चेन स्ट्रक्चर है, 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें जुड़ते हैं। और आपके जो सेल्स में ये बनता है ग्लूकोज, और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बन सकता है, उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोजन पे कर लें तैयार। फिर नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड आपके आती है स्टार्च। स्टार्च जो है वो आपके रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट सेल में। ठीक है, स्टार्च भी जो है वो भी क्या है आपका, वो भी आपका होमोपॉलीसेकेराइड है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सिर्फ आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, आपके सीड्स में, ग्रेन्स में, अनाज होते हैं ना आपके, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्की है, उनमें पाया जाता है। फ्रूट्स में आपके जैसे ट्यूबर्स है, पोटैटो में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है स्टार्च। तो ये सारा है। स्टार्च जो है वो आपके इस तरह से आप देखें 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, एक आता है आपका इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन आपको दिखाया गया है, और ये आपका स्टार्च का बताया गया है। इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, और ये आपको ग्लाइकोजन का बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्च जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और दोनों ही जो है ग्लूकोज की ही पॉलीमर है। अमाइलोज जो है मोर सॉल्युबल इन वाटर, और जनरली अमाइलोज जो है वो 20 से 30% ऑफ स्टार्च में पाया जाता है। बाकी सारा जो है आपका अमाइलोपेक्टिन होता है, यानी कि इन 2 चीज़ों से मिलकर आपकी स्टार्च बनती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। फिर आता आपका सेल्यूलोज, नेक्स्ट है, ये भी आपका होमोपॉलीसेकेराइड है। और ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल्यूलोज। और ये आपका किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। इट इज़ कॉमन इन सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल में भी होता है, हाई प्लांट्स की सेल वॉल में, फंजाई में पाया जाता है। स्पेशली अबंडेंट इन वुड, जो आपकी लकड़ी होती है ना, उसमें कॉटन फाइबर्स हैं, कॉटन फाइबर में 90% जो है वो आपका सेल्यूलोज ही होता है। और ये जो है किससे बनता है, आपका अबाउट 6,000 ग्लूकोज यूनिट मिलकर जो है क्या बनाती है, आपकी स्टार्च बनाती है, सॉरी सेल्यूलोज बनाती है। और देखा होगा आपने कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, जैसे घास खाते हैं, या सॉफ्ट लकड़ी टाइप होता है वो भी खा लेते हैं, या आपकी टर्माइट्स है वो भी लकड़ी खा लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। क्यों, क्योंकि उनके जो इंटेस्टाइन है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो है सेल्यूलेज। ये उसको हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। और इसीलिए क्या है कि अगर हम खाएंगे इस तरह से कच्चा घास, या हम भी ऐसे घास फूस खाना स्टार्ट करें, तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है।
तो ये जो आपका ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब किसके एग्जाम्पल है? दीज आर होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके फंक्शंस दिए गए हैं, ये करें। फिर आता आपका हिट्रोपॉलीसेकेराइड। हिट्रो में क्या होगा कि वहाँ पर जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी होंगे, साथ में कुछ और मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, तो उसको हम हिट्रोपॉलीसेकेराइड बोल देंगे। जैसे कि आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रोटीन पाई जाएगी साथ में। ठीक है, तो प्रोटीन यहाँ पर एक्स्ट्रा लगी है। हाइलुरोनिक एसिड है, इसके अंदर भी जो ये भी कैसा है आपका, ये भी आपका हिट्रोपॉलीसेकेराइड आ गया। हिपैरिन है, ये कॉन्ड्रिटिन सल्फेट है, कैरेटिन सल्फेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, काइटिन है। दीज आर हिट्रोपॉलीसेकेराइड। तो आप इनके नाम याद करें। फिर आपका अगार अगार आता है, ये भी है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो आपने पढ़ा है बैक्टीरियल सेल वॉल में या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेक्टीन है, हेमीसेल, ये सारा जो है किस में आता है? आपका हिट्रोपॉलीसेकेराइड। तो इनके फंक्शन करें आप, तो ये था आपका, आज हमने किया पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।